मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया कि डिफॉर्मेशन क्या है और भी उसके बारे में डिटेलिंग किया। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाते हैं तो ऑब्वियसली उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उस बॉडी में थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशंस भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। हाँ, कुछ डिफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जो हमें साफ तौर पे पता चल जाती है, बट कुछ डिफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हमें सही तरीके से पता नहीं चल पाता है, मतलब बेहतरीन तरीके से नहीं पता चल पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो डियर, यहाँ पे अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका रोटेशंस है, तो वॉन्ट इंड्यूसेज स्ट्रेस वेदर इट इज ट्रांसलेशन और रोटेशन। या तो ट्रांसलेशन हो या रोटेशंस हो तो उसमें हम लोगों का होता है। बट अगर सिर्फ किसी रिजिड बॉडी का रोटेशंस हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता है। किसी भी बॉडी में अगर स्ट्रेन है तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा। मतलब कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये बॉडी है, ओके। अब इस पे फोर्स लगाए तो जब इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाए, दोनों तरफ से पहले लगा देते हैं फोर्स को, तो जब फोर्स लगाए तो ये बॉडी चेंज होकर कुछ ऐसा हो गया, कंप्रेस हो गया। तो जब यहाँ पे क्या हुआ, ये डेल एल बाई 2 हो जाएगा, ये भी डेल एल बाई 2 हो जाएगा, ताकि जो ओवरऑल इलोंगेशंस हो या जो डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेन है, वो हमारा डेल एल रहे स्ट्रेन। तो जब यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हुआ तो ये जो है फोर्स भी लगा रहा है, पी लोड लगा रहा था, है ना, पी लोड लगा रहा था। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। यानी ये जो फोर्स, ये जो पी है, ये लोड, ये इस पे लगा, है ना, स्ट्रेन जब डेवलप हुआ तो इस पार्टिकल पे लगा। अब इसका कुछ एरिया होगा, उस पे लगा होगा पार्टिकुलर, तो पी बाई ए। यानी जब स्ट्रेन होगा ना तो स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होगा साथ ही साथ। अगर कोई बॉडी पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस होगा, बट कोई बॉडी में स्ट्रेस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्ट्रेन भी हो। बट ये चीज़ याद रखिएगा, ओनली स्ट्रेचिंग एंड शियरिंग विल इंड्यूसेस द स्ट्रेस। या तो स्ट्रेचिंग हो या तो शियरिंग हो, तभी स्ट्रेस इंड्यूस होगा। रिजिड बॉडी जो कि रोटेशंस या ट्रांसलेशंस विल नॉट इंड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेचिंग एंड शियर विल बी इंड्यूस्ड। अगर अदर देन हमारा बॉडी है रिजिड बॉडी, तो उसमें स्ट्रेचिंग और शियर हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस जो है इंड्यूस्ड होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर स्ट्रेचिंग और शियर हो रहा है तो उस बॉडी में इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगा। बट अगर कोई बॉडी है रिजिड बॉडी, उसमें रोटेशंस या ट्रांसलेशन हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस जो है इंड्यूस नहीं होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। सो डिफॉर्मेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल टॉर्सन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा विल इंड्यूस स्ट्रेस बट नॉट रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो ही। टॉर्सन शियर स्ट्रेस के कारण से हमारा यहाँ पे देखो, टॉर्सन मतलब क्या, टॉर्क लगा रहे, टॉर्क लगाकर उसको क्या कर रहे हैं, रोटेशंस में ला रहे हैं, है ना।
उसमें शियर स्ट्रेस हमारा वहाँ पे जो है जनरेट हमारा होता है। हेंस इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सम डिफॉर्मेशन इनसाइड द ऑब्जेक्ट ड्यू टू लोडिंग वेयर डिफॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड सम स्ट्रेस आइदर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल इट डज नॉट मैटर। कई बार क्या होता है डिफॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर लोडिंग के कारण से होता है, जिसमें हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है। लोड लगाएं और उसमें स्ट्रेस डेवलप हो या इंड्यूस्ड हो जाए उस बॉडी में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट नीड टू डिफाइन करेक्टली, अदरवाइज अ स्ट्रेन विल बी इनकरेक्ट। जो रिजिड बॉडी होता है उसमें हमारा करेक्टली ज़रूरत होता है डिस्प्लेसमेंट की, नहीं तो उसमें स्ट्रेन जो है वो डेवलप होता है, वो गलत है। कैलकुलेटिंग अ स्ट्रेन वी नीड टू नो हाउ मच स्ट्रेचिंग एंड शियर इज हैपन। अगर स्ट्रेन हमें कैलकुलेट करना है तो हमें यह पता होना चाहिए या तो शियरिंग या फिर स्ट्रेचिंग उस बॉडी में कितना हो रहा है, तभी जाकर हम लोग जो है स्ट्रेन कैलकुलेट कर पाएंगे। वी मस्ट नो हाउ मच इट इज स्ट्रेच्ड और हाउ मच इट इज रोटेट। कोई बॉडी कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना रोटेट हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट क्या है? ये एक टर्म है जो कि आपको ही पता होनी चाहिए। द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज यूज्ड टू सेपरेट द रोटेशन एंड ट्रांसलोकेशन विद द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के साथ रोटेशंस और ट्रांसलेशंस को जो सेपरेट करता है उसके लिए यूज़ किया जाता है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट। ठीक है, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है एफ आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई बाई डेल एक्स जे। तो इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे डेल एक्स वन बाई डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स वन बाई डेल एक्स टू एंड डेल एक्स वन बाई डेल एक्स थ्री। इसी तरीके से डेल एक्स टू बाई डेल एक्स वन, डेल एक्स टू बाई डेल एक्स टू, डेल एक्स टू बाई डेल एक्स थ्री एंड डेल एक्स थ्री बाई डेल एक्स वन, डेल एक्स थ्री बाई डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री बाई डेल एक्स। इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब आई और जे के फैक्टर्स में हम लोग करते हैं, जहाँ पे स्मॉल एक्स जो है वो फंक्शंस होता है हमारा कैपिटल एक्स के, जहाँ पे आई और जे जो है ये फ्री इंडाइसेस है, जो कि 1 2 3 वगैरह हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। वी आर डिफाइनिंग आवर डिफॉर्मेशंस। हम लोग डिफॉर्मेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रेफरेंस लेकर चलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को, उसके साथ जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डेट इज लुक लाइक सेकेंड ऑर्डर टेंसर, जिसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर टेंसर के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट दिस इज नॉट सेकेंड ऑर्डर टेंसर बिकॉज इट इज नॉट ओबे द ट्रांसफॉर्मेशन रूल। हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये टेंसर ऑर्डर वाला है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को जो है फॉलो नहीं करता है। ऑल द डिफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड बाय द 9 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रोटेशन। रोटेशन को इंक्लूड करते हुए 9 एलिमेंट्स को जो है कैप्चर करता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, कितने? 9 एलिमेंट्स को कैप्चर करता है। रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, इसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है, वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस करना है, तो सबसे पहले अगर एक्स डायरेक्शन में 5 डिस्प्लेस कर रहे हैं तो 5 होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में 5 और वाई डायरेक्शन में -2 कर रहे हैं तो वो ऊपर से थोड़ा नीचे
घिसक कर आ जाएगा। तो एक तरीके से ये फंक्शंस होता है हमारा, फंक्शंस के तौर पे हमारा वर्क करता है। मान लो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 5 है या एक्स है प्लस एक्स है, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स के जो कैपिटल एक्स है उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बोलें कि यहाँ पे स्मॉल एक्स जो है फंक्शंस होता है हमारा कैपिटल एक्स का फंक्शंस होता है, जिसे हम लोग मैपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट चेंज्ड इन ट्रांसलेशन। विद रिस्पेक्ट जब हमारा डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट चेंज करता है ट्रांसलेशन के साथ, तो हमारा जो डाटा होता है स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स वो सेम रह जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन एफ जो है वो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिकल मैट्रिक्स कभी कहा जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि देयर इज़ नो स्ट्रेचिंग हैपनिंग, यानी यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग की घटना नहीं हुई है। एंड देयर इज़ नो रोटेशंस हैपनिंग, ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग हुई है और ना ही कोई रोटेशंस हुआ है। इट विल ओनली इंड्यूस्ड एनी स्ट्रेस, यहाँ पे कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस जो है इंड्यूस हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है इस कंडीशन में। रिजिड बॉडी रोटेशंस के बारे में बात किया जाए तो कोई बॉडी है कुछ एंगल्स के साथ, है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है कुछ एंगल बनाते हुए, और वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ऊपर उठता है, तो ऑब्वियसली बाई एक्सिस से भी वो कुछ एंगल घिसकेगा। तो ये जो फिनोमिनन हुआ ये क्या हुआ, रोटेशंस हुआ, है ना, रोटेट हुआ हमारा। ये रोटेशंस या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो इस पे ही हमारा डिपेंड करेगा फंक्शंस की किस तरीके से हम लोग लें। तो हियर दिस इज नो एन आइडेंटिटी, सो दिस अफेक्ट आवर स्ट्रेन कैलकुलेशंस। रिजिड बॉडी रोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होता है तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिजिड बॉडी रोटेशंस की, ठीक है। So translation won't affect functions f, but rotation changes f. So rotations may be misinterpreted as deformation. Rotations को misinterpreted किया जाता है एज ए डिफॉर्मेशंस के तौर पे। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत आपको समझ में आई हो, क्योंकि देखो डियर ये जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है ये कुछ पार्ट्स है जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ओके, और एक्चुअली मेरा भी ये पोर्शन ज़्यादा मजबूत नहीं है। हाँ, इसमें जब बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, है ना, और सपोर्ट्स, इन सभी के बारे में जब डिस्कस करेंगे ना तो वो आपको समझ में आएगा, वो वाली बातें समझ में आएगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेट कर जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और उससे आरसीसी वगैरह या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी वहाँ पे रिलेटेड होता है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन आएगा क्योंकि वो कैलकुलेशन होता है। बट ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ ये जस्ट एज जो टॉपिक है ये आपको बस सोचने की है। अगर आप सोच लिए कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को देख सकते हो, प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब तुम खुद ही देखो ना, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसे रोटेट करना है तो कोई एक ही है, कोई एक ही इसके साइड को ना लगाएंगे, कोई एक साइड पे फोर्स लगाएंगे या इधर से तो ये ऐसे उठना स्टार्ट करेगा, या फिर यहाँ पे लगाएंगे तो भी ये इस तरीके से उठना स्टार्ट करेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बोर लगे तो माफ़ करना, ओके, बट आप लोगों का इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि चलो बता ही दूँ। थोड़ी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से बताना, बट क्या कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।